वो दे दिया ना। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप सभी का वर्चुअल क्लास के इस प्रथम सत्र में मैथमेटिक्स के स्वागत है। जैसा कि मुझे मेरा टॉपिक दिया गया है, ओवरव्यू ऑफ द मैथमेटिक्स पेपर बीएससी थर्ड सेम। तो यहाँ पर इस जब हम बात करेंगे पेपर के पूरे सिलेबस के बारे में, तो सिलेबस डिस्कस करेंगे, सिलेबस क्या दिया है और उस सिलेबस के अकॉर्डिंगली हम जो मेन पॉइंट्स हैं उसको हम हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। तो जैसा कि आपको दिख रहा है आपके इस पे व्यू, मैं डॉक्टर संजय जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट निर्भय सिंह पटेल साइंस कॉलेज इंदौर, आप सभी का पुनः एक बार स्वागत करता हूं। चूंकि आप सभी बीएससी थर्ड सेम के स्टूडेंट हैं, सभी भली भांति परिचित है कि किस प्रकार से हम एग्जामिनेशन का जो पैटर्न होता है हमारा, वो किस प्रकार से आता है, पेपर का जो पैटर्न होता है कैसा होता है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम ये चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से तैयारी करना है आपको, ताकि आप अच्छे से अच्छा रिजल्ट ला सकें। सबसे पहले हम जो बात करेंगे यहाँ पर कंटेंट्स की। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें मैंने जो कंटेंट्स रखा है कि किस प्रकार से लेक्चर को हम आगे बढ़ेंगे लेक्चर में। तो जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज टाइटल ऑफ पेपर, पेपर का शीर्षक, टाइटल ऑफ पेपर। सेकंड जो है ब्रीफ रिव्यू ऑफ द सिलेबस, सिलेबस का ब्रीफ रिव्यू। उसके बाद मैंने रखा है यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो इम्पोर्टेंट हमारे लिए और एग्जामिनेशन के हिसाब से हम तैयारी करके और अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो वो टॉपिक्स मैं बताऊंगा आपको कि किस प्रकार से वो टॉपिक्स रहेंगे आपके। उसके बाद एप्लीकेशन का जहाँ तक आइडिया है, एप्लीकेशन के लिए हमारे पास बहुत सारे आइडियाज होते हैं जिसके द्वारा हम जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उनकी क्या क्या एप्लीकेशन हो सकती है, उसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। एंड लास्ट, आप किस प्रकार से 100% सफलता प्राप्त कर सकते हैं, सीक्रेट टू गेट 100% मार्क्स, सफलता का 100% किस प्रकार तरीका रहेगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करें टाइटल ऑफ पेपर। आप सभी ने जानते हैं, सभी के पास सिलेबस आ चुका है और उसके अकॉर्डिंगली टाइटल ऑफ पेपर जो है इस बार का रहेगा हमारा, वो है कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड मैकेनिक्स, कलन, अवकल समीकरण एवं यांत्रिकी। नाम से दिख रहा है हमें कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड मैकेनिक्स, इट मीन्स तीनों अलग अलग टॉपिक दिख रहे हैं हमें। इसका मतलब हम एक नज़र में कह सकते हैं कि ये जो टॉपिक है हमारा, जो पेपर का शीर्षक है, वो तीनों अलग अलग बुक से हो सकता है। लेकिन यदि हम इसको आगे बढ़ के देखेंगे, जो डिस्कस करेंगे चीज़ों को, तो हम ये पाएंगे कि जो तीन टॉपिक हमने यहाँ रखे हुए हैं, कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड मैकेनिक्स, तीनों के आपस में इंटर रिलेशन है। तीनों अलग अलग नहीं है बल्कि तीनों आपस में इंटर रिलेटेड है। इस प्रकार से जैसे पहला जो टॉपिक है कैलकुलस, कैलकुलस या कलन जिसको हिंदी में बोलते हैं, उसके मेनली दो पार्ट होते हैं। पहले तो कि कैलकुलस क्या है, व्हाट इज कैलकुलस। द वर्ड कैलकुलस कम्स फ्रॉम लैटिन मीनिंग स्मॉल स्टोन, बिकॉज इट इज लाइक अंडरस्टैंडिंग समथिंग बाय लुकिंग एट स्मॉल पीसेस। यहाँ जो कलन का मीनिंग है वो है स्मॉल स्टोन के बारे में। स्मॉल स्टोन मतलब जब भी बात करते हैं कलन की, तो हम बात करते हैं दो प्रकार से, डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल। तो कैलकुलस इज अ मैथमेटिक्स स्टडी ऑफ चेंज। कैलकुलस जो है इसके द्वारा हम चेंज के बारे में स्टडी करते हैं। हम बात करें डिफरेंशियल कैलकुलस की, तो डिफरेंशियल कैलकुलस कट समथिंग इनटू स्मॉल पीसेस टू फाइंड हाउ इट चेंजेस। मतलब अवकल जो हमारा अवकलन कलन है, उसके द्वारा हम किसी भी चेंज की स्टडी करने के लिए उसको स्मॉल पीस में डिवाइड करते हैं और फिर इसको स्टडी करते हैं। जबकि यदि हम बात करें इंटीग्रल कैलकुलस की, तो इंटीग्रल कैलकुलस जॉइंस द स्मॉल पीसेस टुगेदर टू फाइंड हाउ मच देयर इज। तो इस प्रकार से डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस जो दो पार्ट है हमारे मेजर, उनका डिफरेंस ये है कि इन डिफरेंशियल कैलकुलस वी कैन ब्रेक इनटू स्मॉल पार्ट्स, जबकि हम बात करते हैं इंटीग्रल कैलकुलस की, तो we can join all the pieces and then we can find the area in simply we can see. नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक दिया डिफरेंशियल इक्वेशन, पेपर जो शीर्षक है हमारा, उसका दूसरा जो पार्ट है डिफरेंशियल इक्वेशन।
डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली क्या होता है? व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन? एवरीवन नोज व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। इन जनरल हम बात करें डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल इक्वेशन दैट रिलेट्स सम फंक्शंस ऑफ वन और मोर वेरिएबल्स विथ इट्स डेरिवेटिव्स। अवकल समीकरण ऐसी समीकरण है जिसमें कि हम वेरिएबल्स को जोड़ते हैं उसके डेरिवेटिव के साथ में, तो उसे हम बोलते हैं कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसका जो मेनली यूज होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, डिफरेंशियल इक्वेशन प्ले एन प्रोमिनेंट रोल इन मेनी डिसिप्लिन्स इंक्लूडिंग इंजीनियरिंग, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स एंड बायोलॉजी। डिफरेंशियल इक्वेशन का जो यूज है मेनली वो आपका इंजीनियरिंग साइंस में होता है, फिजिक्स में होता है, बायोलॉजी में होता है, इकोनॉमिक्स में होता है, एज वेल एज हम मैथड्स में इसका यूज कर ही रहे हैं। तो इस प्रकार से डिफरेंशियल इक्वेशन का रोल होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन का हम बात करें कि डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे होती है, तो यदि मान लीजिए आपको कहीं मीलों दूर बैठा हुए किसी दुश्मन पे अटैक करना है, तो अटैक करने के लिए हमें ये आइडिया होना चाहिए कि वो उसका कितने डिस्टेंस पे है, वो दुश्मन की जो है वो है कितने डिस्टेंस पर है, साथ ही कितना हमको उसके लिए किस एलिवेशन से हम उसको मतलब अटैक करें या हम गोली को चलाएंगे कि वो जाकर के सही जगह पे लगे। तो ये सब चीजें जो है इतनी आसान लगती नहीं है जितनी आसान है मतलब, लेकिन इन सब के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन का हम यूज करते हैं और इसी के द्वारा हम पता लगाते हैं कि किस प्रकार से उसको अटैक करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन का जो यूज है वो हम कई तरीके से करते हैं, इन जनरल भी हम बात करें तो। नेक्स्ट जो हमारा पेपर का टाइटल था उसका थर्ड टॉपिक जो है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स यानी यांत्रिकी। मैकेनिक्स जो है ये ब्रांच जो है, मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स डीलिंग विद द स्टडी ऑफ मोशन। मेनली हम कह सकते हैं कि जो यांत्रिकी है वो फिजिक्स का ही एक ब्रांच होता है जिसमें कि हम गति के बारे में पढ़ते हैं। In other words, we can say mechanics is the branch of science concerned with the behavior of physical bodies when subjected to force or displacement. मतलब कह सकते हैं कि मैकेनिक्स जो ऐसी ब्रांच है साइंस की जिसमें कि हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं बॉडीज के ऊपर उससे कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसके बारे में हम पढ़ते हैं मैकेनिक्स के द्वारा। मेनली मैकेनिक्स की बात करें तो मैकेनिक्स को वी कैन डिवाइड इनटू टू मेन पार्ट्स। One is kinematics, dealing with the disturbing motions, and other is dynamics, dealing with the cause of motion. दो प्रकार के दो पार्ट है मेन, डायनामिक्स और काइनेमेटिक्स, जिसके अंतर्गत हम मोशन के या गति के बारे में पढ़ते हैं। अब हम यहाँ चर्चा करेंगे ब्रीफ रिव्यू ऑफ द सिलेबस। आपका जो सिलेबस फ्रेम किया गया है उसका किस प्रकार से उसको डिजाइन किया हुआ है और क्या क्या उसमें टॉपिक्स रखे हैं उसकी चर्चा करेंगे हम। जो पहली यूनिट आपकी यूनिट वन में जैसा आप सभी जानते हैं, आपने सिलेबस देखा होगा, जो पहला टॉपिक हमारा दिया है सीक्वेंस, लिमिट ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस, व्हाट इज सीक्वेंस? सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस के बारे में यदि हम बात करें, इन जनरल यदि हम बात करें कि सीक्वेंस क्या होती है, अ सीक्वेंस इज अ लिस्ट ऑफ थिंग्स यूजुअली नंबर्स दैट आर इन ऑर्डर। अनुक्रम या सीक्वेंस क्या होती है? एक लिस्ट होती है जिसमें कि नंबर्स आते हैं और उनका ऑर्डर फिक्स होता है। जैसे हम कहें कि 1 2 3 4, तो ये सीक्वेंस है क्योंकि इसमें इनके ऑर्डर फिक्स कर रखे हैं हमने, इनका नंबर फिक्स है, तो 1 2 3 4 इज अ सीक्वेंस। ओके, उसके बाद हमारा टॉपिक दिया लिमिट ऑफ सीक्वेंस। लिमिट ऑफ सीक्वेंस, लिमिट ऑफ सीक्वेंस के बारे में क्या होता है? द लिमिट ऑफ सीक्वेंस इज द वैल्यू दैट the term of sequence tends to। मतलब किसी अनुक्रम की सीमा क्या होती है? तो अनुक्रम की सीमा हम ये कह सकते हैं कि अनुक्रम की सीमा वो होती है जिस पर कि हमारी सीक्वेंस जो है आगे बढ़ रही है, तो उससे हम बोलते हैं कि वो लिमिट ऑफ द सीक्वेंस है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें कि यदि मान लीजिए हम चलना स्टार्ट करते हैं और चलना स्टार्ट करने के बाद हम ये इस प्रकार से चलना आगे बढ़ रहे हैं कि मान लीजिए पहले इसमें हम आधा माइल आगे बढ़ते हैं, उसके बाद अगले स्टेप में हम हाफ ऑफ द हाफ माइल आगे बढ़ते हैं, मीन्स 1/4 माइल। उसके बाद मान लीजिए हमने इस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं कि हाफ ऑफ द 1/4। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि जब इस प्रकार से हम बढ़ना शुरू करते हैं तो
एक सीमा ऐसी होती है जहां पर कि हम पहुंच पाएंगे, मतलब हम कितने ही स्टेप बढ़ा लें आगे, तो अल्टीमेटली वो एक ऐसा डिस्टेंस होगा जो फाइनल डिस्टेंस हमारा कहलाएगा जिस पर कि हम बढ़ पा रहे हैं। तो हमारी जो सीक्वेंस बन गई है, पहले हमने आधा माइल चला, उसके बाद आधे का आधा मीन्स 1/4, फिर और आधा मीन्स 1/8, फिर आधा किया 1/16। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आफ्टर नंबर ऑफ स्टेप्स हम कितना बढ़ पाएंगे आगे। तो मैक्सिमम 1 माइल जो हमारा मैक्सिमम डिस्टेंस होगा जो हम कवर कर पाएंगे इन स्टेप्स। सो ये जो 1 माइल है, 1 माइल इसके लिए लिमिट का काम कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 1 माइल इज अ लिमिट फॉर द सीक्वेंस विच वी हैव अडॉप्टेड, दैट इज 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 एंड सो ऑन। इस प्रकार हम कहेंगे कि 1 माइल जो है ये हमारा सीक्वेंस के लिए लिमिट का काम कर रहा है। तो दिस इज व्हाट द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस। नेक्स्ट जो टॉपिक हमें दिया गया है, दैट इज बाउंडेड एंड मोनोटोनिक सीक्वेंस, कोशिश कन्वर्जेंस प्रिंसिपल। बात करें सीक्वेंस की और बाउंडेड सीक्वेंस की, बाउंडेड सीक्वेंस और मोनोटोनिक सीक्वेंस, तो हम जानते हैं कि सीक्वेंस, बेसिकली सीक्वेंस क्या है। इन जनरल ने बताया कि सीक्वेंस क्या होता है, एक नंबर्स का अरेंजमेंट होता है जो कि ऑर्डर में होता है। लेकिन इन मैथमेटिकल लैंग्वेज यदि हम बात करें कि सीक्वेंस क्या है, तो सीक्वेंस इज अ फंक्शन, सीक्वेंस एक फलन होता है, सीक्वेंस इज अ फंक्शन whose domain is set of natural number। जैसा कि हम सब जानते हैं कि फंक्शन की जब बात करते हैं तो फंक्शन एक रूल होता है जो कि डिफाइन होता है बिटवीन टू सेट्स। तो जो पहला सेट होता है उसको हम बोलते हैं डोमेन, और जो सेकंड सेट होता है उसको बोलते हैं कोडोमेन। तो इस प्रकार से सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस इज अ फंक्शन whose domain is set of natural number। ये कंपल्सरी कंडीशन है किसी फंक्शन को सीक्वेंस होने के लिए कि उसका जो डोमेन है वो डोमेन जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर होना चाहिए। एंड कोडोमेन मे बी एनी सेट ऑफ नंबर, दैट इज इन जनरल वी आर सेइंग रियल सीक्वेंस, वी आर टॉकिंग अबाउट रियल सीक्वेंस। तो रियल सीक्वेंस के लिए जरूरी है कि जो कोडोमेन उन्होंने लिया हुआ है वो सेट ऑफ रियल नंबर हो, देन वी कैन से इट इज रियल सीक्वेंस। तो हम बात करें सीक्वेंस की, तो सीक्वेंस में डोमेन कंपल्सरीली नेचुरल नंबर सेट होना चाहिए, और जो रेंज सेट है जिसको हम बोलते हैं कोडोमेन, कोडोमेन इज अ सेट ऑफ रियल नंबर, so then it is known as real sequence। जो रेंज सेट होता है, बेसिकली रेंज सेट इज व्हाट, रेंज सेट इज व्हाट, कलेक्शन ऑफ द इमेज अंडर द रूल। इसको हम बोलते हैं कि वो रेंज सेट है। मतलब इनडायरेक्टली या डायरेक्टली वी कैन से कि डायरेक्टली जब समझें कि रेंज सेट क्या है किसी सीक्वेंस का, तो हम ये कह सकते हैं कि जो सीक्वेंस की टर्म्स होती हैं वो सभी रेंज सेट के एलिमेंट्स हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस इज नोन एज रेंज सेट। तो इस प्रकार से रेंज सेट क्या होता है, सीक्वेंस की जितने टर्म्स हैं उन सबका कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ दी ऑल टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस इज नोन एज रेंज सेट। और ये जो रेंज सेट है, रेंज सेट इज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब हम समझते हैं इनके सीक्वेंस के काइंड्स के बारे में, सीक्वेंस के प्रकार क्या होते हैं उसके बारे में जब बात करेंगे, तो निश्चित रूप से जो रेंज सेट है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा हमारे पास। जैसे बात करें बाउंडेड सीक्वेंस की, कि कोई सीक्वेंस बाउंडेड कब हो सकती है, तो सीक्वेंस बाउंडेड कब हो सकती है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो रेंज सेट हमको मिला है सीक्वेंस का, जो सीक्वेंस का रेंज सेट है या टर्म्स ऑफ द कलेक्शन ऑफ द सीक्वेंस जो होता है, वो जो रेंज सेट बना है हमारा, वो जो ऑल द सीक्वेंस की टर्म्स हैं वो किसी एक संख्या से यदि छोटी या बराबर है तो हम कहते हैं कि सीक्वेंस बाउंडेड है। अब बाउंडेड दो प्रकार से हो सकता है, बाउंडेड अबव एंड बाउंडेड बिलो। कोई सीक्वेंस बाउंडेड बिलो कब होगी, बाउंडेड अबव कब होगी, ये डिपेंड करेगा कि सीक्वेंस की सभी टर्म्स किसी नंबर से लेस और इक्वल हो, तो देन वी कैन से इट इज बाउंडेड अबव। इसी प्रकार से यदि कोई सीक्वेंस हमको दी जाए और इसका पता लगाने कहा जाए कि वो बाउंडेड अबव कब है, तो हम ये कहेंगे बाउंडेड बिलो कब है। तो उसके लिए क्या आइडिया होगा कि हमें एक नंबर से निकालना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, और वो नंबर कंडीशन को फुलफिल करे। और कंडीशन क्या होगी कि नंबर से सीक्वेंस की जितनी टर्म्स है सभी बड़ी या बराबर हो, तो देन वी कैन से कि इट इज बाउंडेड बिलो। इसी प्रकार से बाउंडेड अबव, बाउंडेड अबव में क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट होता है, एक नंबर में ढूंढना पड़ता है जिससे कि सीक्वेंस से टर्म्स छोटी है बराबर हो, तो हम कहते हैं कि वो बाउंडेड अबव है। और यदि कोई सीक्वेंस दोनों कंडीशन फुलफिल कर रही है, मींस बाउंडेड बिलो भी है बाउंडेड अबव भी है, तो वी कैन से इट इज बाउंडेड सीक्वेंस। तो इस प्रकार से बाउंडेड सीक्वेंस का आइडिया है। चूंकि हम अब ये ओवरव्यू की बात कर रहे हैं तो हम डिटेल में नहीं जाएंगे इस चीजों के, सिंपली हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं। नेक्स्ट इज आपको दिया हुआ है टॉपिक मोनोटोनिक सीक्वेंस। अगेन मोनोटोनिक सीक्वेंस की बात करते हैं जिसको हम हिंदी में बोलते हैं एक दिष्ट अनुक्रम।
मोनोटोनिक सीक्वेंस। एक दिष्ट अनुक्रम अगेन दो प्रकार से होता है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। एक दिष्ट वर्धमान और एक दिष्ट ह्रासमान। तो इस प्रकार से ये मोनोटोनिक सीक्वेंस के प्रकार हो गए, एक दिष्ट ह्रासमान, एक दिष्ट वर्धमान। इसमें से कोई भी यदि एक प्रकार की सीक्वेंस बन रही है तो हम कहते हैं कि वो सीक्वेंस मोनोटोनिक है। आइदर इट इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, नोन एज मोनोटोनिक सीक्वेंस। इसका जो आइडिया होगा उसमें यही है सिंपल सा कि आपको जो सीक्वेंस की टर्म्स मिल रही है, यदि हम इसको ऑब्जर्व करते हैं कि जो सीक्वेंस की टर्म्स हैं यदि वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो वी कैन से सीक्वेंस इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। सीक्वेंस की टर्म्स यदि डिक्रीजिंग ऑर्डर में है हम कहेंगे कि वो सीक्वेंस मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, एक दिष्ट ह्रासमान सीक्वेंस है। एक दिष्ट जैसे नाम से क्लियर है, एक दिष्ट मतलब एक दिशा में, एक दिशा में बढ़ना, एक दिशा में कम होना। एक दिष्ट वर्धमान और एक दिष्ट ह्रासमान। वर्धमान मतलब बढ़ते क्रम में, ह्रासमान मतलब घटते क्रम में। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक दिष्ट वर्धमान और एक दिष्ट ह्रासमान, इसको हम बोलते हैं मोनोटोनिक सीक्वेंस। कोशिश प्रिंसिपल, कोशिश सीक्वेंस भी होती है। सीक्वेंस के प्रकार हम जो पढ़ेंगे डिटेल में तो हम बात करेंगे कोशिश सीक्वेंस का कंडीशन क्या होती है, कोई भी सीक्वेंस कोशिश सीक्वेंस कब हो सकती है। इसी प्रकार से कन्वर्जेंट सीक्वेंस का आइडिया होता है कि कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट कब होती है, तो उसके लिए जरूरी है लिमिट का आइडिया कि लिमिट ऑफ द सीक्वेंस। तो जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया था कि 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 इस प्रकार से एक स्टेप फॉलो करते हुए तो लिमिट जो जा रही है वो दैट इज 1, तो वी कैन से कि वो 1 इज द लिमिट। इसी प्रकार से 1 माइल की जो बात की थी हमने, इसी प्रकार से जब कोई सीक्वेंस लेते हैं तो हम ये देखेंगे कि जो उसकी लिमिट आ रही है वो लिमिट कहलाती है सीक्वेंस के बारे में। जैसे मान लीजिए 1/n को सीक्वेंस ले रखी है हमने, 1/n मीन्स 1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन। तो हम ये कहेंगे कि जो इसकी लिमिट निकालने की कोशिश करेंगे तो हम देखते हैं कि जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n को जब बढ़ाते हैं आगे कंटिन्यूशन में तो लिमिट कितनी आएगी, इसकी 0 आएगी। तो 0 इज द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस। तो जब लिमिट की बात होती है तो लिमिट जब आती है तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस का आइडिया आता है कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट कब होती है, जब उसकी लिमिट एग्जिस्ट हो। इस प्रकार से लिमिट का आइडिया होना जरूरी है कन्वर्जेंट सीक्वेंस समझने के लिए। और वही आइडिया कोशिश सीक्वेंस के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट हमको यहाँ पे दिया हुआ आइडिया ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज एंड डिफरेंट टेस्ट। कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज की बात करना है हमको कि कोई सीरीज कन्वर्जेंट कब होती है। तो सीरीज क्या होती है, व्हाट इज सीरीज एंड व्हाट इज सीक्वेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंस एंड सीरीज। श्रेणी और अनुक्रम में क्या रिलेशन है या क्या अंतर है। तो हम सिंपल से जनरल बात करें कि कोई भी अनुक्रम दिया हुआ है और उस अनुक्रम को जितने टर्म्स हैं सबका सम कर दें तो हमें सीरीज प्राप्त हो जाएगी, श्रेणी मिलेगी हमको, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से सीरीज का आइडिया होता है कि सीरीज क्या है, सीरीज इज अ समीशन ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। सीक्वेंस कोई ले रखी है, उसके सभी टर्म्स को हमने सम कर दिया तो वी गॉट सीक्वेंस सीरीज देयर। जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिया था 1, 2, 3, 4 ये सीक्वेंस है, तो यदि हमको सीरीज प्राप्त करना है हम चार टर्म को जोड़ देंगे 1 + 2 + 3 + 4, सो अल्टीमेटली वी गॉट 10, द आंसर इज 10। तो सीरीज जो रहेगी उसका आंसर 10 हो जाएगा। इस प्रकार सीरीज बन जाएगी, ये सीरीज ऑफ द सीक्वेंस। तो बेसिकली सीरीज क्या होती है, सीक्वेंस की टर्म्स को जोड़ना, वो सीरीज कहलाता है। कन्वर्जेंस की बात करेंगे, अगेन हम कह सकते हैं कि जो कन्वर्जेंस का आइडिया आता है तो कन्वर्जेंस बेसिकली क्या होता है, लिमिट का एग्जिस्ट होना चाहिए। तो लिमिट एग्जिस्ट होती है तो हम कहते हैं कन्वर्जेंट है। डिफरेंट टेस्ट दे रखे हैं जिसके द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि कोई भी सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। जो सीरीज कन्वर्जेंट नहीं होगी डाइवर्जेंट कहलाती है। तो इस प्रकार से ये है कि हम डिफरेंट टेस्ट दिए हुए हैं कोर्स में जिनको कि हमको डिस्कस करना है और पता लगाना है कि कौन सी सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। जो मेनली 3 टेस्ट होते हैं जिसको हम बोलते हैं, कंपैरिजन टेस्ट होता है, रूट टेस्ट होता है, रेशियो टेस्ट होता है। ये 3 मेन टेस्ट हैं। और इसके पहले एक टेस्ट होता है पी टेस्ट, जिसमें कि हम डायरेक्टली कोई भी सीक्वेंस का फॉर्मेट या 1/n⁻p का फॉर्म है तो हम क्या पता लगा सकते हैं कि p की वैल्यू पे उसकी सीक्वेंस की कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट डिपेंड करती है। तो जब डिटेल में पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे कि p की क्या वैल्यू होना चाहिए जिसके लिए कि सीक्वेंस 1/n⁻p कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। और ये जो p टेस्ट है, ये p टेस्ट हमें मदद करेगा आगे कंपैरिजन टेस्ट की जब बात करते हैं तो कंपैरिजन टेस्ट में हम कंपेयर करके सीक्वेंस का नेचर पता लगाते हैं कि उस कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। इसी प्रकार से जब हम बात करते हैं रूट टेस्ट की या रेशियो टेस्ट की तो वहाँ भी हमें कई बार इस पी टेस्ट की मदद लेना पड़ती है। तो पी टेस्ट इज वेरी यूजफुल, उसका जो प्रूफ होता है वो भी अपने आप में बहुत यूजफुल है। तो जब हम डिटेल में जब इस कोर्स को पढ़ेंगे आगे वर्चुअल क्लास के माध्यम से जब हम पढ़ेंगे इसको तो हम बात करेंगे डिटेल में कि किस प्रकार से उसका आइडिया हो सकता है। जो नेक्स्ट यूनिट में टॉपिक दिया, यूनिट 1 में जो टॉपिक दिया है दैट इज अल्टरनेटिंग सीरीज। अल्टरनेटिंग सीरीज जैसा आप शब्द से क्लियर है, एकांतर श्रेणी हिंदी में बोलते हैं अल्टरनेटिंग सीरीज।
एकांतर श्रेणी, एक का अंतर। अब एकांतर मतलब एक अंतर, तो यहाँ इसका मीनिंग ये निकालना चाहिए हमें कि अल्टरनेटिव मतलब अल्टरनेट टर्म्स। अब टर्म्स कैसी अल्टरनेट होगी, तो वी कैन से पॉजिटिव एंड नेगेटिव, अल्टरनेटली नेगेटिव एंड पॉजिटिव या पॉजिटिव नेगेटिव हो, तो हम कहते हैं कि वो सीरीज अल्टरनेटिंग है। मतलब किसी सीक्वेंस या सीरीज में जो टर्म्स आ रही हैं वो टर्म्स यदि अल्टरनेटली प्लस या माइनस पॉजिटिव नेगेटिव आती है तो हम कहते हैं कि अल्टरनेटिंग सीरीज है। तो अल्टरनेटिंग सीरीज का सिंपल सा आइडिया है, अल्टरनेट टर्म्स आदर इट इन ऑर्डर ऑफ प्लस टू माइनस और माइनस टू प्लस। और इस सीरीज के कन्वर्जेंस पता लगाने के लिए कि वो सीरीज कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट है, देयर इज अ टेस्ट, स्पेशल टेस्ट नोन एज लेबनिज टेस्ट। लेबनिज टेस्ट का जब हम अल्टरनेटिंग सीरीज पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि लेबनिज टेस्ट के द्वारा हम किस प्रकार से उसका नेचर पता लगाएंगे कि वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो इस प्रकार से लेबनिज टेस्ट का आइडिया वहां दिया हुआ है। उसके बाद दिया है एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल कन्वर्जेंस। जो नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल कन्वर्जेंस। तो ये एब्सोल्यूट का जो आइडिया है, एब्सोल्यूट या कंडीशनल कन्वर्जेंस की बात कब होती है, जब हमको सीरीज जो दी हुई है वो अल्टरनेटिंग सीरीज हो, तभी हम कह सकते हैं कि उसमें एब्सोल्यूट या कंडीशनल का आइडिया फुलफिल होगा। अदरवाइज यदि कोई सीरीज अल्टरनेटिंग नहीं है तो इट इज अ सिंपल सीरीज एंड वी कैन फाइंड आउट द नेचर ऑफ द सीरीज बाय यूजिंग द डिफरेंट टेस्ट लाइक रूट टेस्ट, रेशियो टेस्ट, रॉबिन्स टेस्ट, और भी बहुत सारे टेस्ट दे रखे हैं जो हम मेनली डिस्कस करेंगे जब हम डिटेल पढ़ेंगे इसको। एब्सोल्यूट जो कन्वर्जेंस है, अल्टरनेटिंग सीरीज एब्सोल्यूट कहलाती है यदि जो सीरीज का जो इनवर्स पद है उसका हम मॉड ले लें और मॉड लेकर के जो सीक्वेंस मिलेगी हमको सीक्वेंस पता लगाएंगे कि वो सीक्वेंस कैसी है, वेदर इट इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। जो सीरीज मिल रही है सीरीज उसको हम पता लगाएंगे कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट है। क्योंकि जब मॉड लेंगे किसी इसका टर्म का तो हम जानते हैं कि जब एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करते हैं या एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है किसी संख्या की तो हमेशा पॉजिटिव होती है। तो डेफिनेटली सीरीज यदि अल्टरनेटिंग सीरीज है, so after taking absolute या mod of the term हमें जो मिलेगी सीरीज वो मिलेगी पॉजिटिव टर्म की सीरीज मिलेगी। और पॉजिटिव टर्म की सीरीज निकाल का जो पता लगाएंगे नेचर का, उसके लिए वापस जो टेस्ट हम पढ़ेंगे, रेशियो टेस्ट, रूट टेस्ट एंड कंपैरिजन टेस्ट प्लस रॉबिन्स एंड लॉगरिथम टेस्ट, ये सभी टेस्ट दे रखे हैं बुक में। तो इन सबका हम पता लगाएंगे कि किस प्रकार सब्स्टिट्यूट का आइडिया होता है। और कंडीशनल का भी आइडिया होता है कि कोई सीरीज जो अल्टरनेटिव सीरीज है और वो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट नहीं है, देन इट इज नोन एज कंडीशनल कन्वर्जेंट। तो वो भी एक आइडिया होता है हमारे पास इस प्रकार से। तो यूनिट 1 में जो मेनली टॉपिक दे रखे हैं सीक्वेंस, लिमिट ऑफ सीक्वेंस, बाउंडेड मोनोटोनिक सीक्वेंस, कोशिश, कन्वर्जेंस प्रिंसिपल, कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज, डिफरेंट टेस्ट, साथ ही अल्टरनेटिंग सीरीज, लेबनिज टेस्ट, एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल कन्वर्जेंस। इस प्रकार से यूनिट 1 हमें दी हुई है। तो यूनिट 1 ओवरऑल इस पूरी यूनिट में हमें सीक्वेंस और सीरीज के बारे में पढ़ना है और साथ ही उनके टेस्ट देखना है कि किस प्रकार से टेस्ट अप्लाई करके और उनका नेचर पता लगाएंगे कि वेदर वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। नेक्स्ट जो यूनिट 2 है हमारी, यूनिट 2 में हमें दिया कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ऑफ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। ये मैंने एफ लिखा हुआ है, एफ का मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल की बात कर रहे हैं हम। तो यूनिट 2 का जो पहला टॉपिक है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ऑफ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। कंटिन्यूटी जैसे नाम से क्लियर है, सभी जानते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन, कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कब हो सकता है। इन जनरल यदि हम बात करेंगे कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कब हो सकता है, जबकि उसका ग्राफ यदि हम प्लॉट करें फंक्शन का वो कंटिन्यूअस हो, तो हम कहते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। पर यदि मान लीजिए ग्राफ प्लॉट नहीं करना है और हमको पता लगाना है कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, तो उसके लिए हमारे पास आइडिया जो है वो लिमिट का आइडिया होता है। लिमिट का यूज करके हम पता लगाते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। लिमिट निकालने का आइडिया सिंपल सा आइडिया है, वी कैन टेक द लिमिट, फाइंड द लिमिट और उसका निकाल लेंगे हम लिमिट। बट कंटिन्यूअस फंक्शन की बात करें तो फंक्शन कंटिन्यूअस का हो सकता है। तो लिमिट का दो आइडिया होते हैं हमारे पास, राइट लिमिट, लेफ्ट लिमिट। तो किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी पता लगाने के लिए कि उस पॉइंट पर वो कंटिन्यूअस है या नहीं, हम निकालेंगे राइट लिमिट एज वेल एज वी कैन फाइंड लेफ्ट लिमिट, और साथ ही उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे कि फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट हो रही है के लिए। हम तीनों वैल्यू निकालेंगे और तीनों वैल्यू चेक करेंगे, ऑल थ्री आर इक्वल, तीनों यदि बराबर है, राइट लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट लिमिट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट, तीनों यदि बराबर है तो हम कहेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है। और यदि ये बराबर नहीं आते हैं तो हम कहेंगे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस नहीं है फंक्शन मीन्स डिसकंटिन्यूअस है। इसी प्रकार बात करते हैं डिफरेंशियबिलिटी की, किसी पॉइंट पर डिफरेंशियबिलिटी की बात करना है तो डिफरेंशियबिलिटी का जो मेन हमारा प्रिंसिपल डेफिनेशन है डेरिवेटिव की, वही हम यूज करते हैं
और यूज पता लगाते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है यानी इस पॉइंट पर। अगेन यहाँ पर चूंकि डिफरेंशियबिलिटी बात करना है तो वी कैन फाइंड टू डिफरेंशियबिलिटी पार्ट। वी कैन से वन इज राइट डेरिवेटिव एंड अदर इज लेफ्ट डेरिवेटिव। जैसा कि राइट लिमिट और लेफ्ट लिमिट होती है, उसी की हेल्प से हम निकालेंगे राइट डेरिवेटिव एंड लेफ्ट डेरिवेटिव, और दोनों डेरिवेटिव बराबर आते हैं तो कहते हैं कि फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है। इस प्रकार से यूनिट 2 का ये पहला आपको आइडिया दिया हुआ है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। नेक्स्ट दिया यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का जो आइडिया, इट इज बेस्ड ऑन द फंक्शन सीक्वेंस ऑफ द फंक्शन। नेक्स्ट दिया चेन रूल ऑफ डिफरेंशियबिलिटी। चेन रूल ऑफ डिफरेंशियबिलिटी अगेन वी कैन से कि डिफरेंशियबिलिटी का ही एक एप्लीकेशन है जिसके द्वारा पता लगा सकते हैं कि चेन रूल ऑफ डिफरेंशियबिलिटी क्या है। तो बेसिकली चेन रूल ऑफ डिफरेंशियबिलिटी जो होता है ये एक्चुअली में होता है हमारा कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस के ऊपर बेस्ड होता है। तो वी कैन से चेन रूल ऑफ डिफरेंशियबिलिटी इज बेस्ड ऑन कंपोजिशन। नेक्स्ट जो हमको टॉपिक दिया गया है दैट इज मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम का आइडिया दिया हमको यहाँ पर। मीन वैल्यू थ्योरम हमको डिस्कस करना है। मेनली 3 प्रकार की मीन वैल्यू थ्योरम्स हैं। उसमें रोलेस नोवा आएगी, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम है, एंड डॉर्बॉक्स की थ्योरम दे रखी है हमको, जिनको कि हमें देखना है इन डिटेल जब बात करेंगे हम अगले लेक्चर्स, आगामी जो होने वाले लेक्चर्स है वर्चुअल क्लास के माध्यम से हम सीखेंगे किस प्रकार से इसको हम प्रूफ देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो दिया यूनिट 2 का दैट इज लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स। इसके बारे में हमको जानकारी दी गई है। ये टॉपिक दिया गया है लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स। तो अगेन जब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स की तो डेफिनेटली वी कैन से एफ ऑफ एक्स वाई, एक्स एंड वाई 2 वेरिएबल्स, और उसका एक फंक्शन दिया हुआ है और वो पता लगाने की वो कंटिन्यूस है या नहीं, तो उसकी लिमिट निकालना है। तो उसका भी जो आइडिया हम डिटेल में बात करेंगे, सीखेंगे किस प्रकार से निकाल सकते हैं। यहाँ पर जैसे हमने फंक्शन ऑफ 1 वेरिएबल की बात की थी, फंक्शन ऑफ 1 वेरिएबल में वी कैन टेक लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, जो पॉइंट दिया हुआ उसके लेते हैं। इसी प्रकार से लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल निकालना है तो वी कैन टेक 2 डिफरेंट पाथ्स, और जिसके द्वारा हम पता लगाएंगे कि उसकी लिमिट फंक्शन की क्या आ रही है। और यदि हम कहते हैं कि डिफरेंट पाथ से लिमिट बराबर आती है तो हम कहते हैं कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट होती है और वो लिमिट का आइडिया हो जाएगा। तो इस प्रकार से यूनिट 2 में हमें कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ऑफ फंक्शन दिया हुआ है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी दिया हुआ है, चेन रूल ऑफ डिफरेंशियबिलिटी दे रखा है, मीन वैल्यू थ्योरम, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स। इस प्रकार से ये यूनिट 2 का फॉर्मेशन किया हुआ है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं यूनिट 3 की, यूनिट 3 का जो पहला टॉपिक हमको दिया हुआ है वो हमें दिया सीरीज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, पावर सीरीज मेथड। सीरीज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पावर सीरीज मेथड। पावर सीरीज आप सभी ने जानते हैं कि पावर सीरीज पढ़ी हुई है। ऐसी सीरीज जिसमें कि जो वेरिएबल है x उसके पावर के रूप में होता है, इंक्रीजिंग पावर होती है। वी कैन से कि an x raised to n summation an x raised to n equal to 0 to infinity, n equal to 1 to infinity, we can take any limit। so उसे कहते हैं कि पावर सीरीज है। तो पावर सीरीज के द्वारा अवकल समीकरणों का हल ज्ञात करना। तो अवकल समीकरण जैसे हमने डिस्कस किया कि अवकल समीकरण क्या होती है, ऐसी समीकरण होती है जिसमें कि वेरिएबल्स होते हैं, साथ ही डेरिवेटिव्स होते हैं प्रेजेंट, उसको बोलते हैं कि वो अवकल समीकरण है। और उनका हल निकालने के लिए हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि अवकल समीकरण का हल पावर सीरीज है। तो जब पावर सीरीज हल बन जाएगी समीकरण का तो वो उसको सेटिस्फाई करेगी, इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाना है। और देन जो कोफिशिएंट होते हैं पावर सीरीज के उनकी वैल्यू निकालना है। तो अल्टीमेटली वी गॉट द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस प्रकार से डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन पावर सीरीज से निकालने के लिए ये आइडिया आपको अप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो टॉपिक हमें दिया गया है पर बेसेल्स फंक्शन एंड इट्स प्रॉपर्टीज, रिकरेंस रिलेशन। बेसेल्स फंक्शन और लेजेंडर फंक्शन, 2 प्रकार के फंक्शन हमको कोर्स में दिए गए हैं। ये दोनों जो फंक्शन है बेसेल्स फंक्शन और लेजेंडर फंक्शंस, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइप होते हैं। स्पेशल टाइप की सेकंड टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, उसमें बेसेल्स फंक्शन कहते हैं और लेजेंडर फंक्शन कहते हैं। तो ये फंक्शन हमको पढ़ना है और इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हमको पढ़ना है कि प्रॉपर्टीज क्या क्या है, उन प्रॉपर्टीज को किस प्रकार से यूज कर सकते हैं। साथ ही रिकरेंस रिलेशन मीन्स ऐसा रिलेशन जिसके द्वारा हम नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं बाय पुटिंग दी वैल्यूज ऑफ द n देयर। तो रिकरेंस रिलेशन होता है इस प्रकार से। रिकरेंस रिलेशन के द्वारा हम लोग सॉल्यूशन निकालना सीखेंगे। नेक्स्ट आइडिया हमने बताया कि लेजेंडर फंक्शन दिया हुआ है, लेजेंडर फंक्शन एंड इट्स प्रॉपर्टी रिकरेंस रिलेशन। ये भी
सेकंड टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है स्पेशल प्रकार की, जिसको हम लीजेंड्रे फंक्शन का नाम देते हैं। बेसिकली लीजेंड्रे फंक्शन या बेसल फंक्शन एक्चुअली होता क्या है कि जो सेकंड टाइप की स्पेशल सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है स्पेशल टाइप की, उनके सॉल्यूशन जो निकलते हैं वो सॉल्यूशन ही कहलाते हैं बेसल फंक्शन या लीजेंड्रे फंक्शन। उनके टाइप बुक में दिए हुए हैं। जब हम बात करेंगे आगे वर्चुअल क्लास में तो डिटेल पढ़ेंगे इसको कि किस प्रकार से कौन कौन सी इक्वेशन होती हैं जो कि बेसल्स कहलाती है, लीजेंड्रे कहलाती है, तो उनका भी हमको देखना है यहाँ पर। नेक्स्ट आइडिया जनरेटिंग फंक्शन का दिया है, मतलब ऐसा फंक्शन जो जनरेट करता हो फंक्शन को उसको बोलते हैं जनरेटिंग फंक्शन। उसका आइडिया हमको यहाँ दिया यूनिट 3 में। इस प्रकार से यूनिट 3 को समराइज करें तो यूनिट 3 जो हमारी दे रखी है सीरीज सॉल्यूशन और डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन निकाल बाय यूजिंग पावर सीरीज, बेसल्स फंक्शन एंड इट्स प्रॉपर्टीज, रिकरेंस रिलेशन, लेजेंड्रे फंक्शंस एंड इट्स प्रॉपर्टीज, रिकरेंस रिलेशन और जनरेटिंग रिलेशंस। जो हमारी नेक्स्ट यूनिट यूनिट 4, Unit 4 is completely based, we can say, is completely based on Laplace transformation. Laplace transformation जो होता है, जैसे हमने डिफरेंशियल ऑपरेटर पढ़ते हैं, इंटीग्रल ऑपरेटर पढ़ते हैं या इंटीग्रेशन या डिफरेंशियल पढ़ते हैं, उसी प्रकार से लाप्लास का भी हम आइडिया यूज करेंगे और वही एक तरीका होता है जिसके द्वारा हम किसी फंक्शन का लाप्लास निकाल सकते हैं। जैसे हम फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं या अवकलन करते हैं, इसी प्रकार से किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं, उसी प्रकार से लाप्लास जो ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करके हम उसका लाप्लास फॉर्म ज्ञात कर सकते हैं। तो द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इज वाइडली यूज्ड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म इन मैथमेटिक्स विथ मेनी एप्लीकेशन इन फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग, गिवन बाय इंटीग्रल 0 to infinity e की पावर -pt ft dt। लाप्लास जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसका जो फॉर्मेट है बेसिकली ये कहते हैं कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। इट इज अ काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल, इट इज काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल, क्योंकि यहाँ पर हम जो लिमिट है इंटीग्रल की दैट इज 0 to infinity। 0 to infinity लिमिट की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली जब लिमिट कोई भी एक लिमिट इन्फिनिटी होती है तो हम कहते हैं कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। तो इस प्रकार से लिमिट दे रखी 0 to infinity e की पावर -pt ft dt। तो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है जिसके द्वारा किसी फंक्शन को हम लाप्लास निकाल सकते हैं। इसका मेनली जो यूज है वो मैथमेटिक्स के अलावा फिजिक्स में और इंजीनियरिंग में करते हैं हम लोग। और इसकी एक प्रॉपर्टी होती है दैट इज लीनियरिटी प्रॉपर्टी। लीनियरिटी की जब बात करते हैं तो जो शब्द लीनियर शब्द का मीनिंग हम हमेशा याद रखें कि लीनियर या रेखिक जो होता है बेसिकली रेखिक या लीनियर मीन्स ऐसी रिलेशन जिसमें कि प्रत्येक टर्म्स में जो वेरिएबल है या फंक्शन है वो सिंगल हो, मतलब पावर 1 हो या फंक्शन सिंगल हो तो हम कहते हैं कि वो लीनियर है, लीनियर का आइडिया फुलफिल करता है। तो लीनियरिटी कंडीशन जो यहाँ पर है प्रॉपर्टी, लीनियरिटी प्रॉपर्टी लाप्लास के लिए वो भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, उसका यूज करके हम क्वेश्चन कुछ सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमको दिया है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव एंड इंटीग्रल्स। कोई फंक्शन जो जिसका डेरिवेटिव है इंटीग्रल्स है उसका भी हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा हल निकाल सकते हैं। उसके बाद दिया है नेक्स्ट टॉपिक शिफ्टिंग थ्योरम। दो प्रकार की शिफ्टिंग थ्योरम होती है, फर्स्ट और सेकंड काइंड शिफ्टिंग थ्योरम होती है। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम। ये जो शिफ्टिंग थ्योरम्स है इनका कहाँ यूज करना है, बेसिकली वो थ्योरम्स के जो स्टेटमेंट जो पढ़ते हैं हम तो हमें क्लियर पता लगता है कि किस प्रकार से हम शिफ्टिंग थ्योरम का कहाँ यूज कर सकते हैं टू फाइंड आउट लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनी फंक्शन। दो प्रकार की शिफ्टिंग थ्योरम है, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें सिलेबस में दिया हुआ है दैट इज इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जस्ट अपोजिट जो इनवर्स ऑफ द लाप्लास, इसको बोलते हैं इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। इसके बाद दिया है कन्वोल्यूशन थ्योरम। कन्वोल्यूशन थ्योरम का भी आइडिया ये है कि जहाँ दो फंक्शन दिए हुए हैं तो वहाँ हम कन्वोल्यूशन का आइडिया अप्लाई करते हैं तो फाइंड आउट द लाप्लास। तो कन्वोल्यूशन थ्योरम का आइडिया दिया हुआ है सिलेबस में हमको। नेक्स्ट जो टॉपिक हमको दिया है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अवकल समीकरण का हल ज्ञात करना इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के द्वारा। जिस प्रकार से हमने पावर सीरीज के द्वारा अवकल समीकरण हल निकाला था उसी प्रकार से हम दूसरा जो हमारा सेकंड आइडिया है अवकल समीकरण का हल निकालना इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के द्वारा। इस प्रकार से ये यूनिट 4 जो हमारी है, यूनिट 4 में हमको ये टॉपिक दिए हुए मेनली जो टॉपिक है लाप्लास ट्रांसफॉर्म, लीनियरिटी, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव एंड इंटीग्रल्स, शिफ्टिंग थ्योरम्स, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, कन्वोल्यूशन थ्योरम, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कांस्टेंट कोएफिशिएंट। स्पेशली ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट नहीं लिखा है मैंने, बट जब कोर्स में दिया हुआ है दैट इज सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कांस्टेंट कोएफिशिएंट यूजिंग
इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। इस प्रकार से यूनिट 4 पूरा दिया हुआ है। नेक्स्ट जो आइडिया दिया दैट इज यूनिट 5। यूनिट 5 में जो टॉपिक दे रखे हैं हमें, फर्स्ट जो टॉपिक हमें दिया हुआ है इन यूनिट 5, एनालिटिकल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस। बेसिकली हम बात करें कि मैकेनिक्स की, ये यूनिट 5 जो पूरी मैकेनिक्स पे बेस्ड है, और मैंने आपको बताया कि मैकेनिक्स जो है इज ए स्पेशल ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ये फिजिक्स की स्पेशल ब्रांच होती है जिसमें कि हम मोशन के बारे में स्टडी करते हैं या गति के बारे में स्टडी करते हैं। तो डेफिनेटली ये जो यूनिट हमारी होती है, यूनिट उतनी आसान नहीं होती है। तो इसको समझने के लिए ज़रूरी है कि फिजिक्स आपका बहुत अच्छा हो, फिजिक्स के जो भी नियम्स होते हैं, रूल्स होते हैं, उन सबका आपको अच्छी तरह से नॉलेज हो, तो हम इस यूनिट को समझ पाएंगे। चूँकि हम सभी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं और आप सभी लोग फिजिक्स भी बाद में पढ़ रहे हैं, तो हम सब ये मान के चलते हैं कि फिजिक्स आपका अच्छा है और उसके अकॉर्डिंगली ये यूनिट जो है स्कोरिंग यूनिट हो सकती है आपके लिए। तो एनालिटिकल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम फोर्स। इक्विलिब्रियम शब्द जो है हिंदी में बोलते हैं साम्यावस्था। साम्यावस्था क्या होती है? ऐसी अवस्था जिसमें कि बॉडी में कोई मूवमेंट ना हो, उसे बोलते हैं साम्यावस्था, इक्विलिब्रियम। एनालिटिकल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड कोप्लेनर फोर्सेस। ये क्या होते हैं कोप्लेनर फोर्सेस? ऐसे फोर्सेस जो एक ही प्लेन में काम कर रहे हैं उसे बोलते हैं कोप्लेनर फोर्सेस। वो ये इसका आइडिया हुआ है। बाकी कुछ इनिशियल जब हम बात करेंगे इस यूनिट की, जब शुरुआत करेंगे, तो शुरुआत करने के लिए हमें जरूरी है कुछ मेन जो कॉन्सेप्ट्स दे रखे हैं, यदि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाते हैं तो ये यूनिट समझने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, पर्टिकुलर टॉपिक समझने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। यदि आपको उन सब चीज़ों के बारे में, मतलब आपको ये मालूम होना चाहिए व्हाट इज फोर्स, फोर्स क्या होता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होती है, उसके अलावा लाइक फोर्सेस क्या है, अनलाइक फोर्सेस क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स क्या होता है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स क्या होती है, मूवमेंट ऑफ द फोर्स क्या है। ये सब चीज़ों का यदि आपको जानकारी हो जाएगी तो देन ये जो पर्टिकुलर टॉपिक दिया है समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस प्रकार से ये हमारा टॉपिक दिया हुआ एनालिटिकल कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कोप्लेनर फोर्सेस। नेक्स्ट हमको जो आइडिया दिया दैट इज कैटेनरी फोर्सेस इन 3 डायमेंशन। बेसिकली जो कैटेनरी का आइडिया है, वो कैटेनरी का जो आइडिया होता है उसमें ये जो शब्द है कैटेनरी, बेसिकली शब्द कहाँ से आया, इस बारे में यदि हम चर्चा करें कि कैटेनरी शब्द जो कहाँ से आया है, तो हम कह सकते हैं कैटेनरी को इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं कि द कर्व, a hanging flexible wire or chain assumes when supported its end and acted upon a uniform gravitational force. The word catenary is derived from the Latin. बेसिकली लेटिन वर्ड है, उसका जो मीनिंग है निकलता है वो ये निकलता है कि चेन। अब चेन बेसिकली जो चेन है, चेन को हम ये इस प्रकार समझें कि जो कैटेनरी है, मान लीजिए हमने दो पॉइंट ले लिए, उस 2 पॉइंट के ऊपर हमने उस चेन को टाई कर दिया, तो डेफिनेटली जो चेन है वो शेप में आ जाएगी, कर्व शेप में। जो कर्व शेप बनेगा वही हमारा कैटेनरी होता है। तो बेसिकली कैटेनरी इज नथिंग बट इट इज ए कर्व चेन। तो ये कैटेनरी का आइडिया हम पढ़ेंगे और कैटेनरी किस प्रकार से उसका हम यूज कर सकते हैं, कहाँ उसका यूज होता है, वो उसका आइडिया हम देखेंगे। इन जनरल कैटेनरी जैसे आप देखते हैं कि टेलीफोन के जो वायर्स होते हैं, हम देखते हैं इन जनरल जो पोल्स होते हैं, पोल्स के ऊपर टेलीफोन वायर होते हैं, वायर्स जो है कैटेनरी के रूप में भी आपको दिखेंगे वहाँ पर, टेलीफोन वायर्स जो आपके कर्व शेप में होते हैं, तो वही हमारा कैटेनरी है बेसिकली। इसी प्रकार से नेक्स्ट आइडिया फोर्सेस इन 3 डायमेंशन। उसके बाद अगला टॉपिक दिया वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन अलोंग रेडियल एंड ट्रांसफर डायरेक्शन। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, वेलोसिटी आप सभी जानते हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं आप लोग, एक्सेलरेशन आप सभी जानते हैं, बट यहाँ जो हमको पढ़ना है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन अलोंग रेडियल एंड ट्रांसवर्स डायरेक्शन पढ़ना है। तो बेसिकली रेडियल डायरेक्शन क्या है, व्हाट इज रेडियल डायरेक्शन? तो मान लीजिए आपके पॉइंट हमने फिक्स पॉइंट लिया है ओ, जैसे हम एक्स एक्सिस की बात करते हैं, एक्स एक्सिस बेसिकली क्या है, तो ओ एक्स होता है। तो जो ओ एक्स हमारा है दैट इज अ फिक्स पॉइंट ओ इज देयर एंड ओ एक्स इज अ फिक्स्ड लाइन। और मान लीजिए एक पॉइंट पी हमने लिया, वो पॉइंट पी या पार्टिकल पी हमने जो लिया, पार्टिकल पी जो है वो किसी प्लेन में मूव कर रहा है। यदि वो किसी प्लेन में मूव कर रहा है तो उस पॉइंट पी को या पार्टिकल पी की जो पोजीशन है उसको हम यदि कनेक्ट करते हैं फिक्स्ड पॉइंट ओ से,
मीन्स वी कैन से लाइन जॉइनिंग द पॉइंट O एंड P, दैट इज OP। वो जो पॉइंट, ये जो लाइन बन रही है OP, वो हमारी रेडियल डायरेक्शन कहलाती है उस पार्टिकल के लिए। और यदि हम बात करें ट्रांसवर्स की, तो परपेंडिकुलर टू लाइन OP जो डायरेक्शन बनेगी उससे हम कहते हैं वो ट्रांसवर्स डायरेक्शन है। तो इस प्रकार से दोनों डायरेक्शन है, रेडियल एंड ट्रांसवर्स डायरेक्शन। इन दोनों डायरेक्शन में हमको वेलोसिटी और एक्सीलरेशन की स्टडी करना है। तो इस प्रकार से ये जो यूनिट है, इस यूनिट 5 में हमें जो पढ़ना है मेनली एनालिटिकल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस, केटेनरी फोर्सेस इन 3 डायमेंशंस, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन अलोंग रेडियल एंड ट्रांसवर्स डायरेक्शन। इस प्रकार से यूनिट 5 रहेगी हमारी कोर्स में जो हमें रखी है यूनिट 5। इस प्रकार हमने देखा कि यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 में जो टॉपिक हमको दे रखे हैं वो किस प्रकार से हमें स्टडी करना पड़ेगी और कौन से मेन टॉपिक्स हैं उसकी बात करेंगे हम यहाँ पर। नेक्स्ट, ये यूनिट 5 पूरी हुई हमारी। इस प्रकार पूरा कोर्स हो गया यहाँ पर, सिलेबस जो हमारा डिस्कस किया हमने कि कौन कौन से टॉपिक हमें दिए गए। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, चूंकि आप सभी जानते हैं कि एग्जाम्स में जो टॉपिक्स होते हैं, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कि हमेशा एग्जाम में हमें काम आते हैं। एग्जाम में उनको बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो निश्चित रूप से एग्जाम में होते हैं, तो वो हमें जरूर यहाँ पर नोट करना चाहिए कि किस प्रकार से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं यूनिट वाइज। हम बात करें यूनिट 1 की यदि बात करते हैं, तो यूनिट 1 की में जो टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है बेसिकली वो होते हैं थ्योरम्स ऑन लिमिट्स एंड कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस। थ्योरम्स दे रखी हैं आपको सिलेबस में, जो मतलब बुक में सिलेबस में के अकॉर्डिंगली कुछ थ्योरम्स दे रखी हैं। तो मेनली जो थ्योरम्स हैं उस थ्योरम्स में एक तो होता है कि यूनिकनेस ऑफ लिमिट, लिमिट की यूनिकनेस। देन उसके बाद कन्वर्जेंट और बाउंडेड सीक्वेंस का जो रिलेशन होता है उस पर एक थ्योरम दी हुई है, वो भी इंपॉर्टेंट है। कोशी सीक्वेंस पर जो बेस्ड थ्योरम होती है वो भी इंपॉर्टेंट है कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस कोशी सीक्वेंस। हम कह सकते हैं कि प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम कोशी अनुक्रम होता है, ये एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसी प्रकार कोशी प्रिंसिपल। तो इनडायरेक्टली वी कैन से कि थ्योरम्स ऑन लिमिट एंड कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट के अंतर्गत, जिसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम में जनरली आते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है डिफरेंट टेस्ट टू एग्जामिन कन्वर्जेंस ऑफ दिस सीरीज। सीरीज का नेचर पता लगाना कि कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है, उसके लिए डिफरेंट टेस्ट दिए हुए हैं। उसमें जो मेन टेस्ट होता है कंपैरिजन टेस्ट होता है, देन रूट टेस्ट होता है, रेशियो टेस्ट होता है। एग्जाम की बात करें तो एग्जाम में यदि हम बात करें कि लॉन्ग आंसर जो सेक्शन होता है, लॉन्ग आंसर सेक्शन की यदि बात करते हैं तो लॉन्ग आंसर सेक्शन में डेफिनेटली एक क्वेश्चन जो है इस पर बेस्ड होता है, डिफरेंट टेस्ट टू एग्जामिन कन्वर्जेंस ऑफ दिस सीरीज। अब यहाँ पर बात करें कि रॉबिन्स टेस्ट जो है, रॉबिन्स टेस्ट और लॉगरिथम टेस्ट, ये दो टेस्ट जो ऐसे टेस्ट हैं जब हमारे जो मेन टेस्ट हैं रेशियो टेस्ट और रूट टेस्ट, ये जब फेल होते हैं तो हम अप्लाई करते हैं रॉबिन्स टेस्ट या लॉगरिथम टेस्ट। तो जब हम इसकी बात करेंगे तो एक क्वेश्चन मान के चलिए कि आप निश्चित रूप से रॉबिन्स टेस्ट या लॉगरिथम टेस्ट पे लॉन्ग आंसर जो सेक्शन होता है उसमें आता है। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिफरेंट टेस्ट टू एग्जामिन कन्वर्जेंस ऑफ दिस सीरीज। यहाँ पर ये समझना बहुत जरूरी है कि कौन सा टेस्ट कब अप्लाई करना है हमको, ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया है। तो ये जब हम आगे वर्चुअल क्लास में के माध्यम से पढ़ेंगे तब मैं एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको कि किस प्रकार से आपको कौन सा टेस्ट का अप्लाई करना है। और नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, दैट इज एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल कन्वर्जेंस। जैसा मैंने आपको बताया था कि एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल कन्वर्जेंस की जब बात करते हैं तो डेफिनेटली हम कहाँ अप्लाई करते हैं, जब सीरीज आपको दी हुई है वो सीरीज अल्टरनेटिंग सीरीज है तब इस टेस्ट को अप्लाई करते हैं। तो इस प्रकार से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। तो इस प्रकार से यूनिट 1 में 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बताया कि थ्योरम्स बेस्ड ऑन कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस एंड लिमिट, different tests to examine convergence of this series, absolute and conditional convergence। यूनिट 2 की बात करें तो यूनिट 2 में जो टॉपिक रहेंगे हमारे इंपॉर्टेंट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ऑफ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, मतलब क्वेश्चन बेस्ड ऑन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ऑफ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कह सकते हैं कि ये इस पे बेस्ड क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछते हैं, तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। उसके बाद मीन वैल्यू थ्योरम, इनके प्रूफ्स, रोलेस थ्योरम, लैग्रांजेस एंड डरबॉक्स थ्योरम। तो स्पेशली हम यदि बात करें तो रोले, लैग्रांज और डरबॉक्स थ्योरम में से कोई भी एक थ्योरम का क्वेश्चन एग्जाम में आता है या उसके थ्योरम के प्रूफ जो है एग्जाम में पूछते हैं। तो इस प्रकार से इंपॉर्टेंट टॉपिक हम मान सकते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से।
नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो अगला टॉपिक है लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, दो चरों के फलनों की सीमा और सततता, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। तो डेफिनेटली इस पे क्वेश्चन एक बेस्ड जो एग्जाम में हमें जनरली देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है यूनिट 2 के लिए। तो इस प्रकार से जो टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेंगे, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएट फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल एज वेल एज फॉर टू वेरिएबल्स एंड मीन वैल्यू थ्योरम्स, रोलेस, लैग्रांजेस एंड डाबॉस थ्योरम, इनके प्रूफ एंड एप्लीकेशन टू क्वेश्चन। यूनिट 3 की हम बात करें तो यूनिट 3 में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग पावर सीरीज। तो एक क्वेश्चन ये पक्का इसका एग्जाम में जनरली हम देखते हैं कि आता है, तो ये आपको तैयारी अच्छी करना चाहिए इसकी, ताकि आप एग्जाम स्कोर कर पाए। नेक्स्ट हमारा जो आइडिया है इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में वो है बेसेल्स फंक्शन। बेसेल्स फंक्शन की बात करें तो रिकरेंस रिलेशन जो होते हैं, रिकरेंस रिलेशन पे क्वेश्चन बेस्ड एग्जाम जरूर आते हैं। तो इसीलिए ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे कि हमको अच्छी तरह से पढ़ाई करना चाहिए और तैयारी करना चाहिए उसकी। इन द सेम वे लेजेंडर फंक्शन, लेजेंडर फंक्शन की बात करते हैं तो लेजेंडर फंक्शन में हुई प्रॉपर्टीज और रिकरेंस रिलेशन जो है ये इंपॉर्टेंट आइडियाज हैं जो कि हमको अच्छी तरह से सभी को समझना है और आगे बढ़ना है ताकि हम एग्जाम में उसको स्कोर अच्छा कर पाए। तो इस प्रकार से इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे आपके यूनिट 3 के लिए। यूनिट 4 की यदि बात करते हैं तो यूनिट 4 में जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उनकी यदि हम बात करते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज। फंक्शन दिए रहेंगे आपको, लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है किसी फंक्शन का। तो ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछेंगे, चाहे वो शॉर्ट आंसर का सेक्शन हो चाहे लॉन्ग आंसर सेक्शन हो, वहां पर आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म या कन्वोल्यूशन थ्योरम। तो निश्चित रूप से क्वेश्चन में कन्वोल्यूशन थ्योरम का शॉर्ट आंसर में सेक्शन जो होता है उसमें पूछते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना किसी फंक्शन का, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन और इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन किसी फंक्शन का दोनों के द्वारा ट्रांसफॉर्मेशन निकालना, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। तो निश्चित रूप से ये आपको अच्छी तरह तैयार होना चाहिए आपको। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, तो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कांस्टेंट कोएफिशिएंट यूजिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। एक क्वेश्चन पक्का एग्जाम में इसके ऊपर बेस्ड हम जनरली देखते हैं, ये आता है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना यूजिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस प्रकार से ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मेरे हिसाब से होना चाहिए जिसकी तैयारी आपको अच्छी तरह करना चाहिए ताकि आप एग्जाम अच्छे स्कोर कर पाए। यूनिट 5 की यदि हम बात करते हैं तो यूनिट 5 में कुछ टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसकी यदि हम बात करें तो इक्विलिब्रियम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में जनरली आता है। तो ये आपको अच्छी तरह आना चाहिए। इसके अलावा कुछ थ्योरम्स भी दे रखी हैं, लामिस थ्योरम दे रखी है, ट्रिग्नोमेट्रिक थ्योरम्स भी दे रखी है हमको कोर्स में। लामिस थ्योरम या ट्रिग्नोमेट्रिक जो थ्योरम्स हैं उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन या जो प्रूफ भी एग्जाम में पूछते हैं तो वो भी उन्हें अच्छी तरह तैयार होना चाहिए। एक क्वेश्चन पक्का कैटेनरी के ऊपर बेस्ड आना है। डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं कैटेनरी के, और डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, कार्टेशियन फॉर्म होता है कैटेनरी का, इसी प्रकार इंट्रिंसिक इक्वेशन होती है कैटेनरी की, रिलेशंस होते हैं जो भी कुछ बहुत सारे, तो वो सभी आपको अच्छी तरह से आना चाहिए क्योंकि कैटेनरी इज इंपॉर्टेंट टॉपिक इस यूनिट के लिए। तो ये सभी को अच्छी तरह से स्टूडेंट्स को इसको समझना है और आगे करना है। उसके बाद जो हमारा वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन अलोंग रेडियल एंड ट्रांसफर डायरेक्शन, इस पे क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आता ही आता है। जैसा इन जनरल हम देखते हैं तो निश्चित रूप से ये टॉपिक जो है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा यूनिट 5 के लिए। चूंकि हम बात करें यूनिट 5 जिसको यदि क्लियर हो गई है तो वो स्कोरिंग यूनिट है ये, तो इसलिए आप सभी कोशिश करें कि इसको अच्छे से तैयार कर सकें ताकि आप इसमें स्कोर कर पाएं। तो इस प्रकार से ये मेन टॉपिक्स रहेंगे हमारे इसके लिए। तो ओवरऑल हमने देखा कि किस प्रकार से हम मतलब इन सब चीज़ों को, आपका जो सिलेबस दिया हुआ है उसका एक ओवरव्यू हमने देखा। फिलहाल अभी हमने सिर्फ मेनली उसके हाईलाइट्स देखे हैं। अभी मेन जो टॉपिक्स हैं उनको किस प्रकार से आगे बढ़ना है, किस प्रकार तैयारी करना है, किस प्रकार से उसको हम तैयारी कर सकते हैं या किस प्रकार से उसका हम आइडिया ले सकते हैं, वो सब चीज़ें हम देखेंगे आगे आने वाली वर्चुअल क्लासेस की सीरीज में। इसके बाद मैं सिंपल से आपको ये स्लाइड दिखा रहा हूँ। इस स्लाइड्स को देख करके आप बताएंगे, मतलब थोड़ा सा सोचेंगे कि क्या एक्चुअली है। जैसे मैंने बताया कि ये आप स्लाइड्स देखें ध्यान से और देन उसके बाद मैं उसको डिस्कस करूंगा कि क्या होता है इसमें। एक सिंपल सा आइडिया है।
आप देख रहे हैं कि स्माइली है, स्माइली बाउंस होती आ रही है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो सकता है? ये किसका एग्जाम्पल हो सकता है? एक सिंपल से मैंने आइडिया लिया हुआ है, क्योंकि अभी आप जिस युग में आप लोग हैं वहां पर एक विज्ञान का युग है और बहुत सारी टेक्नोलॉजी, अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है, गूगल हमारे पास अवेलेबल है। तो जो भी बच्चे जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है पढ़ने में, इन सब चीजों को सीखने में, उनके लिए गूगल ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा वो अच्छी अच्छी चीजें सीख सकते हैं और उनकी जो एप्लीकेशंस होती हैं, हमारे जो टॉपिक्स हैं उनके एप्लीकेशन ढूंढ सकते हैं लोग। तो जैसे मैंने बताया कि जैसे ये मैंने बताया था आपको कि ये जो है चीज, ये एग्जांपल मैंने लिया है कि जैसे मान लीजिए कोई आपको एक बॉल दी जाए और बॉल किसी एक रूम के अंदर जो कि जैसे फ्रिक्शन ना हो, ऐसी रूम में आपको यदि बॉल को उछाली जाए तो निश्चित रूप से बॉल उछलती रहेगी, बाद में एकदम पॉप डाउन होती रहेगी बॉल। तो यदि फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन होने क्या होगा कि बॉल धीरे धीरे मतलब डाउन होकर के रेस्ट पोजिशन पहुंच जाएगी। तो जो पोजिशन रेस्ट पोजिशन होगी वो हमारी कन्वर्जेंस का आइडिया देता है हमको। मतलब बॉल बाउंस हो रही है, कंटिन्यूस बाउंस हो रही है, और यदि फ्रिक्शन है तो फिर बॉल एक जगह जाकर के आफ्टर सम टाइम वी कैन से कि कुछ स्टेप्स के बाद जाकर के रेस्ट पोजिशन में आ जाएगी। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ कन्वर्जेंस। तो मैंने जो एग्जांपल ये लिया था बॉल स्माइली का, ये सिंपल बाउंस होकर के देन स्टॉप हो रही है, मीन्स एग्जांपल ऑफ कन्वर्जेंस का आइडिया हमको देता है ये। यदि मान लीजिए फ्रिक्शन नहीं है, बॉल कंटिन्यूस अप डाउन चल रही है, तो हम कहेंगे कि वो फिर डाइवर्जेंस का आइडिया हो गया। तो इस प्रकार के कुछ और भी आइडियाज, बहुत सारे आइडियाज हम डिस्कस करेंगे आगे जब हम टॉपिक की बात करेंगे, इस पर्टिकुलर टॉपिक की बात करेंगे, तो हम इस चीज पर चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी एप्लीकेशन हो सकती है इन डेली लाइफ, क्या क्या उनके ऑप्शन है हमारे पास जिससे हम सीख सकते हैं कि किस प्रकार से हमारा ये आइडिया होते हैं टॉपिक्स का और किस प्रकार से उनका यूजेज हैं इन डेली लाइफ। लास्ट जो मेरी स्लाइड है, हाउ टू गेट 100% मार्क्स, एक्चुअली मार्क्स नहीं, वी कैन से कि हाउ टू गेट 100% सक्सेस, सफलता प्राप्त करने का 100% किस प्रकार से आइडिया रहेगा आपके पास। तो सभी जैसे इन जनरल सभी जानते हैं आजकल जो आइडिया चल रहा है हमारे पास, उसमें मैसेजेस भी आ रहे हैं। मान लीजिए हमने जो अल्फाबेट्स हमारे इंग्लिश के अल्फाबेट्स में नंबर ही कर दिया, मान लीजिए इस प्रकार से ए से आर तक के नंबर 1 to 18 हो गया हमारा। इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे एस से लेकर जेड तक के उनको नंबरिंग कर दिया, कंक्लूजन में 19 से 26 तक के। इस प्रकार से मान लीजिए हमने नंबरिंग किया है ए से लेकर जेड तक, 1 से 26 तक। तो किस प्रकार से हम 100% सफलता प्राप्त कर सकते हैं, उसका एक फॉर्मूला सिंपल से दिया हुआ है यहाँ पर। आप सभी शब्दों को जानते भी हो उस चीज को, फिर से बार रिपीट कर रहा हूँ उस फॉर्मूले को। कि मान लीजिए आप सब ये मान के चलते कि लक अपना अच्छा है और लक के भरोसे यदि हम पढ़ाई न करें और लक के भरोसे चलते रहें, तो जो सफलता का जो एक वो होगा चांस, वो चांस रहेगा 47%। अभी 47% कैसे निकाला हमने? तो जो इसकी लक की स्पेलिंग है LUC के, जो नंबरिंग हमने किया उसको हमने ऐड कर दिया, सो वी गॉट 47। तो हम कह सकते हैं कि यदि आप लक के भरोसे चल रहे हैं तो 47% चांसेस है सफलता पाने के। यदि आप सिंसियर भी हैं साथ में, देन 73% चांसेस आपके आगे बढ़ने के। यदि आप हार्ड वर्क करें, हार्ड वर्क करते हैं, तो निश्चित रूप से आगे चले 90% आपके चांसेस हैं अच्छे नंबर लाने के या सफलता प्राप्त करने के। एंड जो लास्ट है 100%, दैट इज एटीट्यूड। यदि आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि आपको 100% सफलता मिलना है। यू गॉट 100% सक्सेस, 100% मार्क्स इन एग्जामिनेशन। तो इस प्रकार से मेरे ये सभी से जो स्टूडेंट्स हैं जो सुन रहे हैं, उन सबसे मेरा निवेदन है कि आप सभी हार्ड वर्क करें और अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखें और ये बिल्कुल गोल सेट करें कि आपको सफलता प्राप्त करना है, तो आप सफल हो जाएंगे निश्चित रूप से। और इसी प्रकार से ये चूंकि हमारे इस लेक्चर की सीमा भी होती है, वही बात है कि जैसे बात करें कन्वर्जेंस की, तो इस लेक्चर के टाइम भी हमारा 1 घंटे का टाइम दिया हुआ है, जो कि टाइम होने जा रहा है। और अब जो भी हम आगे पूरे इन डिटेल जब डिस्कस करेंगे इन चीज़ों टॉपिक्स के बारे में कि किस प्रकार से हम तैयारी करना है, तो हम बात करेंगे अगले वर्चुअल क्लासेस के सेशंस में। तो निश्चित रूप से आप सभी का मैं इस अवसर पर थैंक यू कहना चाहूँगा कि आप सबने मुझे सुना। थैंक यू वेरी मच।
उसमें सेशन नहीं था, ओपन सेशन नहीं था किसका? क्वेश्चन आंसर का। सर आपने बोला था कि हो गया। फिर मैंने थैंक यू बोला, फिर समझा कि शायद वहाँ से कमांड होगा कि कुछ क्वेश्चन पूछने से आप नहीं गया। सर आपको पूछना चाहिए ना। मैं समझा कि शायद कुछ ऑप्शन आता होगा इसको पूछने का। तो अभी पूछना है क्या? नहीं कि अब तो क्या हुआ कर दिया आपने। नहीं अभी तो स्टूडेंट बैठे हुए हैं। अभी चल रहा, लाइव चल रहा है क्या? जी अभी लाइव चल रहा है। अरे तो बंद कर दो इसको। ठीक है। बंद कर दो। ये